प्राथमिक सिंचाई क्लस्टरों में लगभग 48.94 लाख एकड़ भूमि को कवर किया जाएगा इस योजना के तहत, जिससे लगभग 45 लाख लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही भूजल रिचार्ज और ट्रीटेड वेस्ट वाटर के पुनः उपयोग रीयूज के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना तथा जल भराव वाले क्षेत्रों में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ये भी निर्णय किया गया है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से नहर प्रणाली और जल संसाधनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। नहर आधुनिकीकरण के तहत 104 नहर चैनलों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 248 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 131 नई जल परियोजना संरचनाओं वाटर बॉडीज का भी निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी से ट्रीटेड वेस्ट वाटर के पुनः उपयोग की भी योजना है, जिस पर लगभग 282.13 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। जो हमारा एसटीपीज लगेंगे, एसटीपीज के माध्यम से जो पानी ट्रीट होगा, ट्रीट पानी को करके उस पानी को भी कृषि के उपयोग में या कहीं इंडस्ट्रियल जोन के अंदर, जैसे शहर के अंदर ग्रीन बेल्ट है, पौधों में पानी देना है, उस पानी को भी रीयूज किया जाएगा ताकि पीने के पानी बचत हो सके। लगभग 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 620 जल मार्गों के सुधार का कार्य भी किया जाएगा। इसके अलावा 600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 120 नहर आधारित माइक्रो इरिगेशन परियोजनाएं भी इस कार्यक्रम में हमने शामिल की हैं। इसी प्रकार वर्टिकल ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज के माध्यम से लगभग 2 लाख एकड़ जल भराव वाली भूमि का सुधार की भी योजना इसमें बनी है। इसके साथ ही लगभग 5 लाख एकड़ में 5 लाख एकड़ क्षेत्र में डायरेक्ट सीडेड राइस डीएसआर को बढ़ावा दिया जाएगा तथा मेरा पानी मेरी विरासत एमपीएमवी योजना के तहत लगभग 1.12 लाख एकड़ भूमि में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। हरियाणा सरकार की नीति का उद्देश्य केवल वर्तमान जल जरूरतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसी प्रकार आज पूरी दुनिया, जैसा हम जानते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भारत को स्टार्टअप नेशन के रूप में आज पूरी दुनिया देख रही है। बीते 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में 100 से अधिक यूनिकॉर्न तैयार हुए हैं भारत में।
और 1 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए। हमारे देश का सबसे बड़ा सामर्थ्य हमारी युवा शक्ति है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों ने युवाओं को वह मंच दिया है जिससे आप अपने सपनों को, हमारा युवा अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सके। आज हरियाणा देश में स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभरा है। वर्तमान में हरियाणा में 11,900 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। 2022 में हरियाणा में कुल 3,910 स्टार्टअप थे। इनमें से 1,760 महिला स्टार्टअप थे, जो कि कुल स्टार्टअप्स का 45% थे। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। इसके अलावा 250 से अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियां भी यहां हैं। इसमें भी अधिक खुशी की बात यह है कि लगभग 50% स्टार्टअप महिलाएं चला रही हैं। वर्तमान में हरियाणा में 5,880 महिला स्टार्टअप्स हैं। हमने अगले चरण में स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 60% तक करने का लक्ष्य रखा है। पत्रकार साथियों, हरियाणा सरकार युवाओं को रोजगार तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के लिए स्टार्टअप्स और उद्यमिता को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में एक मजबूत और अनुकूल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने भी महिलाओं के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य स्टार्टअप्स नीति 2022 व्यापक पूरक प्रावधानों को भी मंजूरी दी है। इन प्रावधानों में महिलाओं उद्यमियों को विशेष लाभ मिलेगा। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को 1 वर्ष तक लीज किराए पर 50% सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए होगी। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को 7 वर्ष तक नेट SGST की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। सामान्य स्टार्टअप्स को 7 वर्ष तक SGST की 50% पूर्ति का लाभ मिलेगा। टेक्नोलॉजी लाइसेंस ट्रांसफर के लिए 10 लाख रुपए तक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। और इसी प्रकार हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र, पर्यावरण अनुकूल ग्रामीण उत्पाद, आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्य उत्पाद और स्वदेशी खाद्य उत्पादों से जुड़े महिला स्टार्टअप्स को 50,000 से 1 लाख रुपए तक सूक्ष्म अनुदान मिलेगा। देश में आयोजित होने वाले इवेंट और प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए सामान्य स्टार्टअप्स को 5 लाख रुपए वार्षिक तथा महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को 7 लाख रुपए वार्षिक तक की सहायता भी दी जाएगी। इसी प्रकार गुणवत्ता
प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले स्टार्टअप्स को लागत की 50% एक मुश्त प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए होगी। इसी प्रकार स्कूल स्तर पर नवाचार व उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को 10,000 डू इट योरसेल्फ किट वितरित की जाएगी। डू इट योरसेल्फ किट वितरित की जाएगी। हरियाणा में विश्व स्तरीय एच हब इंक्यूबेटर स्थापित किया जाएगा, जिसमें स्टार्टअप्स, कारपोरेट और शैक्षणिक संस्थाओं का सहयोग भी होगा। सरकारी खरीद में हरियाणा के पात्र स्टार्टअप्स के लिए विभागीय वार्षिक खरीद का 10% हिस्सा रिजर्व किया जाएगा। हरियाणा में कार्यरत कारपोरेट कंपनियों को स्थानीय स्टार्टअप्स के साथ पायलट परियोजनाएं शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक मैचिंग ग्रांट भी दी जाएगी। निजी निवेश बढ़ाने के लिए सीड फंड मैचिंग प्रावधान के तहत प्रत्येक 25 लाख रुपए के निजी एंजल निवेश पर 25 लाख रुपए तक सह निवेश या मैचिंग ग्रांट दी जाएगी। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों और पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को स्टार्टअप्स में अप्रेंटिसशिप के लिए प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप्स को प्रति अप्रेंटिस प्रति माह 7500 रुपए से तक के वजीफे की 50% प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह सुविधा प्रत्येक इकाई अधिकतम 50 अप्रेंटिस प्रति वर्ष तक सीमित होगी। क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज खर्च पर अब 75% प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए सालाना 5 वर्ष तक होगी। इसी प्रकार चंडीगढ़ में पंजीकृत कार्यालय वाले स्टार्टअप्स को भी लाभ मिलेगा, यदि वह हरियाणा का मूल निवासी है। रहता चंडीगढ़ में है, परंतु हरियाणा का मूल निवासी है, तो उसको भी इसका लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार हमने कैबिनेट की बैठक में प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर रूल वो आज उसको मंजूरी दिया है। हरियाणा में प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को लेकर एक व्यवस्थित और स्पष्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने आज हरियाणा प्राइवेट कोचिंग संस्थान रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन नियम 2026 को मंजूरी दी है। हमारा उद्देश्य कोचिंग संस्थानों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें रेगुलेट करते हुए छात्रों के हितों की रक्षा करना है। आज बड़ी संख्या में विद्यार्थी उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरियों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्राइवेट कोचिंग सेंटरों में कोचिंग ले रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि उन्हें सुरक्षित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराया जाए। नए नियमों के तहत अब सभी मौजूदा और नए स्थापित होने वाले प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपने कोर्स, विषय सामग्री, विद्यार्थियों की संख्या और फैकल्टी स्टाफ
की शैक्षणिक योग्यता, महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक करनी होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और इन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं से कोई समझौता नहीं होगा। संस्थानों में स्वच्छ पेयजल, बिजली, फायर सेफ्टी और मेडिकल फर्स्ट एड जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। भवन की फायर सेफ्टी के साथ साथ दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बैरियर फ्री एक्सेस जैसी व्यवस्थाओं को भी इन नियमों में शामिल किया गया है। कोचिंग संस्थानों को अपने संस्थान विद्यार्थियों की सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करानी होगी। इसी प्रकार आज मंत्रिमंडल ने नर्सिंग होम के लिए भी आज उनकी नीति में संशोधन को आज मंजूरी दी है। अब डॉक्टर अपने रिहायशी प्लाट के साथ साथ लीज पर लिए गए रिहायशी प्लाट पर भी नर्सिंग होम स्थापित कर सकेंगे। सेक्टर्स के अंदर हमने सेक्टरों में अलाउ किया था पीछे, अब उसको हमने जो लीज पर भी लेकर के किसी को अपनी जगह नहीं है लीज पर लेना चाहता है ले सकता है। यह सुविधा उन एलोपैथिक और आयुष डॉक्टरों के लिए होगी जो संबंधित मेडिकल आयुष काउंसिल में पंजीकृत, वर्तमान में प्रैक्टिसरत तथा स्थानीय IMA शाखा में पंजीकृत है। साथियों, नर्सिंग होम स्थापित करने के लिए नर्सिंग होम में मरीजों के दाखिल और इंडोर उपचार की सुविधा के लिए निर्धारित कन्वर्जन शुल्क देना होगा। लीज वाले प्लाटों पर नर्सिंग होम स्थापित करने के लिए दी गई लीज की अवधि की अनुमति कम से कम 10 वर्ष की हो। आज किए गए संशोधनों में रिहायशी कॉलोनियों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्साएं ये सेवाएं उपलब्ध होंगी। थैंक यू। सर, इसमें कोई जिस तरह से प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज बढ़ा रहे हैं सर, इनको वो दे रहे हैं कोई, क्योंकि आमतौर पे ये चर्चा रहती है कि ज्यादा मतलब मरीजों से चार्ज करते हैं, उस पर लगाए नहीं, उसका तो समय समय पे ध्यान रखते हैं। कोई इस प्रकार की नजायज तो कोई करता नहीं। अगर करता है आप भी प्राइवेट चले तो हमने अनुमति दी है। अगर उसके अंदर कोई ज्यादा उसका करता है उसके ऊपर तो ध्यान रखते ही, अलग सिस्टम है उसका। सर, एक घटना हुई थी सर, महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है। कब? फोन पर बातचीत। अच्छा, देखिए मुझे उसकी जानकारी तो नहीं है पूरी। इस प्रकार के घटनाक्रम वो निंदनीय होते हैं। मुझे ऐसी जानकारी है कि शायद उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसने हमला किया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। परंतु ऐसे घटनाक्रम नहीं होने चाहिए। कोई विषय है बताना चाहिए, कहना चाहिए, अलग कमरे में कहीं पर बताएं, करना चाहिए, उसका समाधान है। तो इस प्रकार के श्रद्धा से अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो श्रद्धा के ऊपर भी फिर कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है, क्योंकि ये गुरुओं के घर हैं और गुरुओं ने तो सभी सर्व समाज के लिए ओपन किया है। कोई भी आओ वहां पर शीश
ये जो कोचिंग सेंटर की रूल रेगुलेशन जो की इसमें बहुत सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस तो रखा ही है, क्या हमने फीस का भी कोई उनको रखा है या उनको ओपन कर दे के कोई पब्लिक डोमेन में डालने चाहिए या फीस भी कोई रेगुलेट करने की बात नहीं? देखिए इन चीजों के ऊपर क्योंकि सरकार ध्यान रखती है, किसी का अगर कोई शिकायत करता है उसको ऊपर फिर ध्यान भी करते हैं, परंतु हमारे लिए यूथ की सेफ्टी प्रायोरिटी है। पिछले दिनों काफी घटनाक्रम हुए हैं, उसी घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, कितना बड़ा घटनाक्रम हो गया था, आगजनी होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि इसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाए और उसमें कुछ नॉर्म तय किए जाएं ताकि उसका रजिस्ट्रेशन हो, कितने बच्चे उसमें आते हैं, उसमें आने जाने की व्यवस्था क्या है, उस सेंटर के अंदर फायर को लेकर के क्या व्यवस्था है, अन्य पीने के पानी की क्या सुविधा है, वो सारा, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी का सवाल है। बच्चे मेहनत करते हैं और कोई घटना ना घटे, उसको लेकर के हमने ये पॉलिसी बनाया कि उसने रजिस्ट्रेशन भी करना है, बताना भी। वायलेशन अगर करते हैं सर, अगर ये वायलेशन करते हैं सेफ्टी को लेकर, तो क्या कुछ उसके अंदर इसमें प्रावधान है ना सारे। डिटेल प्रावधान आपको दे देंगे, डिटेल प्रावधान। कब करिए, किसने? राम नरेंद्र साहब जी शायद उस सरकार में होंगे, हुड्डा साहब के साथ थे ना। 2 दिन पहले मैं देख रहा था, हुड्डा साहब भी HKRN को लेकर के बोल रहे थे। प्रदर्शन तो देखिए विपक्ष की जिम्मेवारी है, करने हमें तो कोई उसके अंदर नहीं है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ प्रदर्शन करें अपने गिरेबान में भी जान के। प्रदर्शन से कोई नहीं रोक रहा, कौन रोक रहा प्रदर्शन से? ओपन है सारा का सारा। इनके समय में क्या हालात थे, जो व्यक्ति ठेकेदारी प्रथा के अंदर लगा हुआ था, 3000 रुपए मिलते थे उसको 4000 आते तो पैसे वापिस ले लेते उसके। ये नहीं इनके ध्यान में आया। एक व्यवस्था बनी है कि एक भी किसी कर्मचारी का 5 पैसा भी इधर से उधर ना उसके खाते में जाए पैसा। वहां तो 2000 पकड़ा देते, मैं एक महीना काम करवाऊंगा। कितना बड़ा शोषण युवाओं का कर रहे थे, तब नहीं इनको दिखाई दिया कुछ भी, तब इनको कोई। आज व्यवस्था बनी है, ठीक व्यवस्था बनी है, कोई मुद्दा तो है नहीं है ना जी, मुद्दा तो है नहीं है। मुद्दा हो तब तो बात है। HKRN के सामने बैठेंगे हम, HKRN के ऑफिस के सामने धरना देंगे। मैं कह रहा हूँ जी मुद्दा नहीं है कोई भी। हमने 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित किया है। इसमें भी सवाल उठा रहे हैं सर वो, क्या कह रहे हैं कि ये कोई अभी तक जॉब सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी की गारंटी में दे रहा हूँ ना जी। हमने विधानसभा में लेके आए ना, विधानसभा में आया ना, ये तो भाज गए थे, इनको तो पता भी नहीं है शायद। अंदर जब युवाओं का मुद्दा चल रहा था, ये उसके ऊपर नहीं बैठते ने, सुझाव नहीं देते, उस टाइम वॉकआउट कर जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि इनको यूथ से कोई मतलब नहीं है। ये तो झूठ गढ़ते हैं सुबह और फिर उन्हें फैलाने का काम करते हैं। यही काम राहुल गांधी का, वहीं जाता है सारा झूठ। वहां एक सेल बना हुआ झूठ गढ़ने का, झूठ गढ़ने का एक सेल बना रखा। वो सारा दिन नई नई चीजें लाते हैं और ऐसी चीजें लाते हैं, मैं आपको बता रहा, नहीं ऐसी चीजें गढ़ते हैं भी आम पब्लिक ने जो लगा भी तो सच्चाई कह रहे भाई, पर वो नरड़ झूठ होता है, एकदम झूठ होता है। इस प्रकार का झूठ फैलाते हैं, फिर ये उसको फैलाने का काम करते हैं। भाई अपने समय में तो देखो ना क्या होता था। हाँ यूथ किस्मत नौकरी में पहले और में क्या फर्क है? मैंने विधानसभा के अंदर इनको बताया था, यही लेके आए थे HPSC का पहले मामला, ये लेके आए थे विधानसभा, पिछले 70 की बात है। जब मैंने बात रखनी थी तब तो वॉकआउट करके भाज गए थे, सुनी नहीं बात है भी हमारे समय के अंदर क्या होता था। हमने तो हर व्यक्ति को कोशिश की है, इनके समय में अगर गलत काम से गलत भी इन्होंने किया है कि बच्चों का नुकसान ना हो, फिर भी उसके ऊपर हम सॉफ्ट रहे हैं।
भी बच्चों का क्यों नुकसान हो, परंतु इन्होंने तो कसर नहीं छोड़ी कोई भी। अभी आपके सामने आप पंजाब के अंदर क्या हाल है, ये तो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे के सारे। नीतियां इनकी एक है, इनकी सबकी नीतियां एक है, जो इंडी गठबंधन में लगे हुए हैं। ये झूठ बोलते हैं जी सारा ये रंग। जो आंकड़ा गलत है उन्होंने कि 16,000 बच्चों का 97,000 तो पुराने जो लगे हुए थे उनको कन्वर्ट कर दिया और 16,000 को बेनिफिट मिला है, गलत है। हमने जो एक सिस्टम बनाया है, हमने एक डेट तय किया, 20 डेट के बाद के हमने उनको सुरक्षित किया है। इतने दिन होना जरूरी है कि वो 60 साल तक की गारंटी हमने दी है, बिना ही निकलेगा। परंतु हम लगातार भर्तियां भी कर रहे हैं, भर्तियां भी चल रही हैं, परंतु झूठ बोले रहे हैं सारा दिन। इन पर मुद्दा नहीं ना बचा, कोई भी मुद्दा नहीं है। हमें पार्ट टाइम सीएम चाहिए, हमें एक रेगुलर सीएम चाहिए, भी उनने कल मुफ्त कहा। किसने कहा? के नेता ने कहा। मरे पड़े याने तो कहते ये तो नहीं देख रहे, ये तो नहीं देख रहे भी क्या कराम बन तो कुछ नहीं रहा। इनके समय में क्या हालात थे, 5 बजे दरवाजे बंद हो जाए, जिस तरह मान साहब क्यों जा ये तो मनु नहीं पता, थन्नू पता, ये तो आपने जानकारी रखनी चाहिए। मेरे तो क्यों पूछ रहे आप, ये जानकारी आपकी है ना, ये आपकी जानकारी है। मेरे से एक सवाल है, गुड़गांव में हाल ही में बड़ा जलभराव हुआ और बड़ी समस्या आई, और आपने पहले भी मीटिंगों में कहा कि जलभराव जैसी समस्याएं नहीं आनी चाहिए, और कई बार प्रयास करने की भी कोशिश की गई, लेकिन स्थिति सुधरती नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है भैया। ये भी तो देखो ना कितने में बरसात हुई है, एकदम कितने में हुई है, जानकारी ली उसकी। मैं बार बार हर उसके अंदर ये बात बोलता हूँ भी कई बार बरसात इतनी ज्यादा गिर जाती है, व्यवस्था भी ठीक हो, अव्यवस्था में बदल जाती है, उसके बावजूद भी 2 घंटे से ज्यादा कहीं पानी उसमें नहीं रुका। ये बड़ा अधिकारियों ने लग करके लगातार उसके अंदर काम कर रहे हैं। नहीं तो जहां 4-4 घंटे 6-6 घंटे तक एक दिन तक पानी जमा रहता था, अब उसका निदान हो रहा है, लोगों को राहत मिल रही है। परंतु बरसात ही इतनी ज्यादा आ जाती है, क्या करें उसके अंदर हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। एक बार आपने देखा है हमारे पंचकुला जैसे शहर के अंदर भी बरसात इतनी ज्यादा है, आपको पता है पीछे इतना सड़कों के ऊपर पानी कर दिया था, बरसात ही इतनी ज्यादा हो गई थी। क्या करें, जहाँ पंचकुला जैसे शहर में 1 मिनट भी पानी नहीं रुकता, वहाँ पानी हो गया था। सीएम साहब, ये अभी अगस्त महीने को भी अगर हम देखें, क्योंकि अब विधानसभा का सेशन भी आ रहा है, क्राइम की घटनाएं कई देखने के लिए मिली हैं, गोलियां चलाने की हो, चाकू से टीचर को मारने की घटना हो, बहुत सी घटनाएं हुई हैं। इनको लेकर के हालांकि पुलिस ने कंट्रोल भी किया एक टाइम के अंदर, लेकिन लोगों में डर होना चाहिए जो अपराध। देखिए बिल्कुल है, ये बात आपकी ठीक है, डर अपराधियों के अंदर कानून का होना चाहिए, और वो है। देखिए अगर कोई व्यक्ति, हमें नहीं पता, कोई 2 परिवार आमने सामने रह रहे, लड़ पड़े जी, घटनाक्रम हो गया, ये क्या करें उसका। परंतु पुलिस हमारी समय के अंदर उसको सामने लेकर के आ रही है, उसको सजा भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर कोई घटना को जन्म दे रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो रही है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है जी लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना। हमने पुलिस अधिकारियों को बोला, बार बार नहीं हम बोलते, भाई पब्लिक के अंदर भय नहीं रहना चाहिए, FIR भी दर्ज करो, FIR के साथ साथ अगर कोई क्राइम को जन्म दे रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करो। ये बात हम स्पष्ट रूप से हमने कहा है इसके अंदर, और हमारी पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। ऐसा नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अगर कोई व्यक्ति, मैं ये भी चाहता हूँ, देखिए मैंने कल शायद अंतर्राष्ट्रीय यूथ डे के ऊपर कुछ बोला था, मैंने कल बोला या परसों बोला, कल बोला था, मैंने यही कहा था कि हमें बच्चों को, क्योंकि हम तैयार कर रहे हैं, देखिए हमारे बच्चे गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, भाई एक व्यवस्था को ठीक किया ना हमने, मेहनत कर रहे हैं ना, पसीना बहा रहे हैं ना, पसीना बहा करके देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, हरियाणा का नाम ऊंचा कर रहे हैं। आज ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर नौकरी मिल रही है,
आज किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाने की नौकरी के लिए जरूरत नहीं है। गरीब परिवार का बच्चा भी आज नौकरी लग रहा है। आज कितना आप देखेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल का कार्यकाल हुआ है, 11.5 साल का हरियाणा के अंदर हो गया है। इंडस्ट्री का कितना फैलाव हुआ है, रोजगार के साधन खड़े हो रहे ना। अब हमने ITI के साथ, इंडस्ट्री का, पॉलिटेक्निकल के साथ MOU किया। अभी मेरा डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सवेरे ही कार्यक्रम था। वहां पर हमारे आइसर कंपनी का, वोल्वो का, उन्होंने एक अपना इक्यूब सेंटर डायरेक्ट वहां पर खोला है कि बच्चे डायरेक्ट वहां पर उस प्रशिक्षण लाइव ले सके, ट्रेनिंग ले सके, ताकि वहां से फिर प्लेसमेंट हो सके। बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं। और बच्चों के लिए ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र के अंदर। अब ये पीछे इन्होंने बोला, ये खड़े हो गए लेकर वो फटिया लेकर खड़े हो गए, कहा जी ये है वो है। मैंने कहा भाई थारी नीति थी। फिर इन्होंने कहा जी इनको हमारी पॉलिसी का नहीं पता, पढ़नी चाहिए। मैं तो पढ़ रहा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़ रहा, मैं देख रहा हूं। इनकी पॉलिसी थी पद लाओ, नहीं पदक लाओ और पद पाओ, 2 शब्द की पॉलिसी थी इनकी। ये बता, मेहनत करे बच्चा, उस पर पैसा नहीं, कैसे मेहनत करेगा। आज फर्क है ना। आज 0 ग्राउंड से बच्चे को नर्सरी से तैयार कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का ही विजन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज लाखों की संख्या में हमारे बच्चे ग्राउंड के अंदर दिखते हैं, सरकार सपोर्ट करती है। यही तो कारण है ना, मेडल आ रहे हैं, यही कारण है। बच्चों को 0 ग्राउंड से तैयार किया जा रहा है। ये